नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हैं और उससे पहले अब चिराग पासवान की एंट्री यानी लोक जनशक्ति पार्टी की एंट्री होने जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ गौरव जुड़ेंगे हमेशा की तरह। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 10 सीटों पर उपचुनाव है और अगर बात करें हम बिहार की, तो बिहार की राजनीति काफी सुर्खियों में रहती है। और उसमें अगर एलजेपी की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि बिहार में गठबंधन है, लेकिन बिहार से बाहर अन्य राज्यों में हम एनडीए के दबाव में नहीं हैं, तो एनडीए को किसी भी तरह का समर्थन हमारे नहीं रहेगा। अब ऐसे में चिराग पासवान यूपी दौरे पर हैं और कौशाम्बी में आज उनकी जनसभा है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि 10 सीटों पर उपचुनाव है और उससे पहले चिराग पासवान का उत्तर प्रदेश में पहुंचना और दूसरी तरफ एलजेपी का ये भी कहना कि अन्य राज्यों में हमारा कोई सरोकार या हमारा समर्थन नहीं है, तो क्या कहेंगे इस एंट्री को लेकर? मुझे लगता है जी, निश्चित तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से जिस प्रकार से जो राजनीतिक स्टाइल है चिराग पासवान का, वो कहीं न कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए 2014 से और 2024 तक की जो गवर्नमेंट थी एनडीए की, जिसमें बीजेपी को पूरी मैंडेट थी। बीजेपी के पास वो मैजिकल नंबर थे कि जो उसे किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद जब अब 24 में मैंडेट आता है, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाती है। उसके बाद जिस प्रकार से जो क्षेत्रीय दल हैं या यूँ कहें जो गठबंधन की साथी पार्टियां हैं, वो जिस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आ रहा है सामने इस समय एनडीए में। आप देखिए वो कई मौके ऐसे आए जिस समय जिस दौरान चाहे एलजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, कई मौके पर नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं हैं उनका या फिर जो भी नियम कानून है उनकी आलोचना करते हुए नजर आए। आप देखिए अभी आप बात कर रही हैं, आज 1 बजे उनकी जनसभा थी कौशाम्बी में। कौशाम्बी चुनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी मंशा है। आप देखिए कि समस्तीपुर की जो सांसद है शांभवी चौधरी, उनको सह प्रभारी बना दिया गया है। संगठन विस्तार के लिए इस समय जो चिराग पासवान है वो लगातार दौरे कर रहे हैं। झारखंड में उनकी पार्टी जो वहाँ प्रभारी बनाए उन्होंने अरुण भारती को, यूपी में शांभवी चौधरी को बनाया। जिस प्रकार से संगठन विस्तार पे इस वक्त चिराग पासवान जोर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पिता की जो राजनीति की स्टाइल थी उस पर धीरे धीरे चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक दौर था जब रामविलास पासवान हुआ करते थे, जब उस समय राजनीति की एक जो ककहरा था, जो कहा जाता है कि ककहरा जो सीखा है चिराग पासवान ने अपने पिता से सीखा है। तो जिस प्रकार से एक राजनीतिक स्टाइल है वो कहीं ना कहीं अब रामविलास पासवान वाला नजर आ रहा है। आप देखिए कि ये वही चिराग पासवान है जो नरेंद्र मोदी की आलोचना अगर कोई विपक्षी पार्टी भी कर देती थी तो मीडिया के सामने आते थे और जमकर निशाना साधते थे, चाहे उनसे सरोकार हो भी या ना हो। लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त में पिछले 3-4 महीनों के अगर हम उनके मीडिया बाइट्स देख लें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो प्रधानमंत्री के फैसले पर आलोचना करते हुए, जरा चाहे वो लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो। वजह की अगर माने जाए तो क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जो नतीजे निश्चित तौर पे जिस प्रकार से नतीजे जो आए हैं बीजेपी के पक्ष में, उसके बाद कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। अब देखिए जो बीजेपी है, यही चिराग पासवान है जो आज से पहले ऐसी, अच्छा अरुण भारती ने जब बयान दिया प्रयागराज में कि हमारा जो गठबंधन है वो सिर्फ बिहार और केंद्र सरकार तक सीमित है। यूपी में हमारा एनडीए से कोई सरोकार नहीं है, न सिर्फ यूपी में बल्कि अन्य राज्यों में भी। लेकिन जिस प्रकार से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है, सबकी नजर है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जो यूपी की पार्टियां हैं उनकी तो नजर है ही, बल्कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप देखिए कि जेडीयू से भी लोग, जेडीयू की भी जो पार्टी है वो यहाँ ये वाली जो सीट गाजियाबाद वाली अतुल गर्ग वाली सीट जो खाली है वहाँ पे जेडीयू अपना दावा ठोक रही है। इसी प्रकार से चिराग पासवान भी यूपी में उपचुनाव लड़ना चाहते थे, एक पूरा तरीके से एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास। अगर वो चुनाव लड़ते हैं या फिर जो कौशाम्बी दौरा हम देख पा रहे हैं, कितनी चुनौती दे पाएंगे? देखिए निश्चित तौर पे मुझे ऐसी कोई चुनौती नजर नहीं आ रही चिराग पासवान, क्योंकि यहाँ उनका संगठन उतना मजबूत नहीं है, उतना जनाधार नहीं। अगर दलितों की बात करें तो दलितों के लिए हम यूपी में वैसे ही कई दलित नेता बड़े हैं। आप उसके बाद आपने देखा ओम प्रकाश राजभर का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। तो जिस प्रकार से अभी वो एक सेटबैक बनाना चाहते हैं, एक पूरा जनाधार बनाना चाहते हैं अपनी पार्टी का, कि पार्टी खड़ा किया जाए कम से कम, कि मोलभाव की स्थिति में आने वाले चुनाव में रहा जाए। आप देखेंगे जब शांभवी चौधरी उत्तर प्रदेश आई थी सह प्रभारी बनकर,
तो उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात को औपचारिकता बताया गया था, लेकिन उसमें वो संगठन विस्तार पे पूरा जोर दे रही है। तो हम्म। पार्टी उनका उनका कहना भी था कि हमारा पूरा फोकस है, या हमारे नेता का पूरा फोकस, चिराग पासवान का पूरा फोकस 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है हम्म। उसमें होने वाला है, कि उसमें हम पार्टी मोल भाव की स्थिति में आए। जिस प्रकार से हम बिहार में एक प्रमुख घटक दल की तौर पे एक अपनी स्थिति अच्छी करते हुए प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उस प्रकार से यूपी में भी वो एक प्रमुख भूमिका निभाने के पॉइंट पे आना चाहते हैं। तो इस हम्म। प्रकार से अगर देखा जाए तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब सिरदर्द बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो 5 सांसदों का जो नंबर है ना, वो कहीं ना कहीं आपने बीच में देखा होगा कि बीच में उनके सांसद टूटने के भी खबर आ रहे थे। उसके बाद फिर वो हम्म। अमित शाह से मुलाकात किए, मीडिया बाइट्स में आके दिए कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो अपने एक सांसद राजेश वर्मा से भी मीडिया मीडिया बाइट लेकिन दिलवाते जिस हैं। तरह से कहा जा रहा है कि एलजेपी के जो सांसद हैं उनकी तरफ से जिस तरह से ये कहा गया है कि अन्य राज्यों में हम दबाव में एनडीए के नहीं आने वाले हैं, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए हम अन्य राज्यों में समर्थन यहाँ पर नहीं देंगे। देखिए, तो उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी शुरू भी हो गई है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि क्या कहाँ कौन सी सीट पर वो दावा कर सकते हैं, लेकिन अगर देखें तो क्या ये कॉन्फिडेंस है या देखिए ओवर कॉन्फिडेंस? कौसाम्बी को चुनने के पीछे भी एक और कौसाम्बी में, दलित वोटर्स के साथ साथ हाँ, अन्य वोटर्स को भी साधने की बात हो कौसाम्बी रही के चायल विधानसभा क्षेत्र में आज 1 बजे के करीब है। हम्म। चिराग पासवान एक जनसभा को संबोधित किए हैं। चायल चुनने के पीछे भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है, कि वो एक संदेश देना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 2023 के समय एक वहाँ दलित के साथ कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें चिराग पासवान कौसाम्बी आए हुए थे। हम्म। तो उन्होंने वहां से एक जनाधार बनाया था। उस समय जब आए थे तो बड़े संख्या में दलित जो समुदाय के लोग थे वो वहां मिलने गए थे, उनसे उनकी परेशानी करने गए थे। तो वहां उनको ऐसा लगा, और जो चायल विधानसभा सीट है वो आरक्षित सीट है, वहाँ पूजा पाल विधायक हैं अभी फिलहाल, वो हम्म। क्रॉस वोटिंग की वजह से भाजपा के पाले में है। तो उसको सीट उस जो कौसाम्बी जो लोकसभा है वो भी आरक्षित लोकसभा है। तो उसको चुनना, उसके बाद वहां से एक नैरेटिव सेट करना कि हम वहीं के बगल वाले फूलपुर विधानसभा पे उपचुनाव होने को है। तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है वो एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हम फूलपुर जो विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव होना है, हम्म। वहां हम चुनाव भी लड़ने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। और भी जो दलित बाहुल्य सीट होंगे, जो हम्म। पासी पासवान बाहुल्य सीट होंगे, वहां चुनाव लड़ने की स्थिति में लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी नजर आ रही है। तो देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो 10 सीटों पर उपचुनाव है। उससे पहले अगर बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो वो कहीं न कहीं अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से एलजेपी की एंट्री की बात सामने आ रही है, हालाँकि ये कितना प्रभाव डालती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल गौरव कहीं न कहीं हो जाता है कि एनडीए पर क्या असर डाल पाएगी? देखिए, एनडीए पर असर डालने, देखिए अब जब जैसे उनके सांसद हैं जो अरुण भारती हैं, वो जो कह रहे हैं कि हमारा केंद्र में और बिहार में ही समझौता, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर कि बिहार में और केंद्र में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। लेकिन वो यूपी में अपने संगठन विस्तार के तौर पे जिस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हुँ। कहीं ना कहीं ये एक जो प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी पहले, वो कहीं ना कहीं एक खटास आई है। आप जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उनके सांसद टूटने के जो खबरें आई थी, उसके बाद उन्होंने थोड़ा उनका जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं दिख गया था। हुँ। उसके बाद फिर वो गए, अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात की। जिस प्रकार से एक पूरा सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो घटनाक्रम घट रहा था उस वक्त, तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि उनके साथ ऐसी चीजें कई बार हो चुकी हैं, एक बार तो उनकी पार्टी टूट चुकी है। तो हुँ। उसके बाद जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो घट रहा था, कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनके अंदर तो खींचतान तो बना हुआ ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम आज की बात करें, जिस तरह से कौशाम्बी में आपने बताया कि 1 बजे उनकी जनसभा है, उस जनसभा को हम किस तरह से देखें? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके ज़रिए ना सिर्फ दलित वर्ग के वोटर्स बल्कि अन्य जो वोटर्स हैं उनको भी साधने की कोशिश हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अपने जिस तरह से पार्टी के विस्तार की बात हो रही है, अपने संगठन के विस्तार की बात हो रही है, तो ऐसे में अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया, जिसमें ओपी राजभर ने ये कहा हाँ, है कि कोई संगठन का यहाँ पर कोई जनाधार यहाँ चल पर वो नहीं है। जनाधार नहीं। तो क्या आपको लगता है इस लिहाज से देखिए, देखें तो? यूपी में जो अभी एनडीए घटक दल है, अगर हम बात करें, आप देखिए यूपी में ही एनडीए का हिस्सा है, आरएलडी हिस्सा है, वो जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ रही है। तो ये हुँ। एक कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति नजर आ रही है। हुँ। जो वो एलजेपी आ रही है कि बीजेपी वहीं मोल भाव की स्थिति में होगी जहां आपका जनाधार होगा। जी। अगर आपका जनाधार, आरएलडी का जनाधार जम्मू कश्मीर में नहीं, तो बीजेपी ने कोई गठबंधन नहीं किया वहां पे। हुँ। आप जाइए चुनाव लड़िए, मेरे खिलाफ प्रत्याशी उतरिए, वही सेम कंडीशन यूपी में भी। अगर आपका यहाँ जनाधार नहीं है एलजेपी का, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी यहाँ अभी भी खुद के दम पर
मैजिकल नंबर के पार कर करीब है। करीब तो है। बिल्कुल देखिए अब एलजेपी की एंट्री उत्तर प्रदेश में होगी या नहीं, क्या 10 सीटों पर उपचुनाव के दौरान सिनेरियो बनता है, यहाँ पर ये देखना होगा। अगर आती है एलजेपी इस उपचुनाव में, तो क्या वो चुनौती बीजेपी को उस तरह से दे पाएगी, ये देखना होगा। यहाँ पर लगाएंगे इस टॉपिक पर विराम, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें